रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के क्या आई हूँ, कक्षा 10 बायोलॉजी, जिसे आप लोग बोलते हैं बायोलॉजी, जो कि उसका गलत उच्चारण है। सही उच्चारण है इसका बायोलॉजी। एक वीडियो में सब खत्म। अब भला एक वीडियो में सब कैसे ख़त्म हो पाएगा? तो ख़त्म होगा इस तरीके से कि मैं आप लोग को बताऊंगी जैव प्रक्रम के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को केवल और केवल एक वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इतने सारे प्रश्न बता करके जाऊंगी ना कि इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला। तो सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या होती है। जबड़ा जो होता है आप लोग को पता ही है कि जबड़ा मतलब मान लीजिए ये किसी मनुष्य का फेस है, ये इसका माउथ है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं जबड़ा। ये हो गया हमारा जबड़ा। और इसके बाद अग्रवर्णक जो है ये दांतों को बोलते हैं, लेकिन सभी प्रकार के दांतों को नहीं, दांतों में भी प्रकार होते हैं ना। दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के, तो इसमें से एक होता है अग्रवर्णक। तो अग्रवर्णक की संख्या कितनी होती है? सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने 1 जोड़ी, दूसरा है 2 जोड़ी, तीसरा है 3 जोड़ी और चौथा है 4 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला 3 जोड़ी। यानी कि कोई भी मनुष्य हो, केवल बच्चे को छोड़ करके, क्योंकि बच्चे में तो 20 ही दांत होते हैं ना, वो भी दूध के। और जब भी नॉर्मल बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी पूरे के पूरे 32 दांतों की, जो कि होगा एक वयस्क मनुष्य का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न पेश है आप सभी लोगों के सामने। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। यानी कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कि देखिए, हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है ना, और पता है वो बनाती नहीं, वो खाने को पकाती हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने खाने को बनाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों का सूर्य से सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल और वायुमंडल से वो लेते हैं गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो वही जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जब होती है तो उसमें से ना ऑक्सीजन निकलता है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, तीसरा है ग्लूकोज से और चौथा है एटीपी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, जल से। अब दीदी ये बताइए कि जल से ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? तो आपको पता होगा जल मतलब वाटर, जिसका कि फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मतलब ये है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। तो यही से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, तो ये H2O में से निकल जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, तीसरा वायु से और चौथा पर्णहरित के विघटन से। तो ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, जल से। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अब ये सही कैसे हो गया? आपको पता है स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण वो होता है जैसे कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं उन्हीं में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, सो उसे बोलते हैं स्वपोषी पौधे और प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि वो लेंगे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल और उनके पत्तियों में क्लोरोफिल भी होता है और सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों से वो करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और जिससे बनेगा उनका खाना। तो उन्हीं पौधों को बोलते हैं हम स्वपोषी और इस पोषण को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हो गई ना, तो डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रकाशिक अभिक्रिया। इस प्रकाशित को आप लोग प्रकाशी क बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला अप्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बाद अगला छठवां प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? आपको पता है पादप किसे बोलते हैं? पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा मतलब कि ट्री, उसी को बोलते हैं पादप। और प्रकाश संश्लेषण तो मैंने आप लोग को बताया ना, उनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया ये किस में होती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जड़ में, दूसरा है पत्तियों में, तीसरा है तने में और चौथा है फूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, पत्तियों में। पत्तियों में ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तो पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके बाद अगला सातवां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि पेड़ पौधों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला प्रकाश संश्लेषण। अब दीदी ये प्रकाश संश्लेषण कैसे सही होगा? आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर ले लेंगे जो कि एक हानिकारक गैस है, और ऑक्सीजन को बाहर दे देंगे जो कि हमारे लिए लाभदायक है। तो वायु प्रदूषण को ये कम कर देगा ऑक्सीजन। इसके बाद अगला आठवां प्रश्न है आप लोग के सामने। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? ये देख लीजिए, ये कोई ह्यूमन है आप लोग मान लीजिए, तो ये यहाँ पे इसकी आई है, ये नोज है, ये इसका माउथ है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना इसमें से होकर के हमारे पेट में जाता है ना, ये हमारा आहार नाल, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये पाइप ऐसे हो जाता है, खाना हमारा यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये पाइप का आकार चेंज होकर के ऐसे हो जाता है। तो यही जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पाचन, दूसरा है क्रमाकुंचन, तीसरा है परिसंचरण और चौथा है अवशोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला क्रमाकुंचन। ये जो ऐसे हो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन।
इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? सबसे पहला है लार। लार तो हमारे मुंह से निकलता है। अग्नाशय रस तो अग्नाशय से निकलता है। जठर रस तो जठर ग्रंथि से निकलता है। तो यकृत स्रावित करता है पित्त रस को। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है आप लोग के सामने, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मतलब हम मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने 2 जोड़ी, दूसरा है 3 जोड़ी, तीसरा है 4 जोड़ी और इसके बाद चौथा है 5 जोड़ी। तो हम लोगों में लार ग्रंथियां ना 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इसे आप लोग सही ऑप्शन बना लीजिएगा। इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पट्टी के समान उपास्थि रचना कहलाती है। मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ये माउथ, ये नेक और ये इसकी बॉडी, ठीक है, ये ह्यूमन है कोई, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने बताया था फूड पाइप है ना हमारा, ग्रास नली द्वार यहाँ रहेगा, यहीं पर ये जो बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है आप सभी लोग के सामने इपीफेरिंग्स, दूसरा है घाटी ढापन, तीसरा है एल्वियोली और चौथा है श्लेष्मावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला घाटी ढापन। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है आप लोग के सामने, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है कृमिरूपी परिशिशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ग्रहणी। अब मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग ऐसे ही वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग को करनी है पूरी तैयारी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं खुद एक टॉपर के द्वारा। तो अगला 13वां प्रश्न है आप सभी लोग के सामने, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ही 20। तो अगला ऑप्शन हम क्यों देखें जब 20 सही हो गया तो। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है आप लोग के सामने, कृमि रूपी परिशेषिका ... का मतलब है किसका? तो कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है? यार सच में आप लोग को इतना चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाने में हमारा ये गाल दर्द करने लगा। और फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बिना पढ़े ही, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, बिना वीडियोस को लाइक किए चले जाते होंगे। यार क्या ही जाता है एक लाइक दे देने में आप लोगों को। हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और अच्छा काम किया जरा आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है ग्रास नली। तो जो कृमि रूपी परिशेषिका होती है ये होती है बड़ी आंत का भाग। जैसे कि देखिए मैं आप लोग को बताऊं, आप लोगों ने ऐसा वाला वो देखा होगा ना हमारे आंत के अंदर जो ऐसे रहता है, ये हमारी बड़ी आंत और ये हमारी बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है हमारी। और इसमें ना यहाँ पे निकला रहता है एक, इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। अरे हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश नाम है अपेंडिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा। और ये कृमि रूपी परिशेषिका तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो अपेंडिक्स ये हमारी बड़ी आंत का भाग होता है। ये एक हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, मीन वेस्ट ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, जठर रस निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय भित्ति से, दूसरा है क्षुद्रांत्र भित्ति से, तीसरा है अमाशय भित्ति से और चौथा है यकृत भित्ति से। तो जो जठर रस निकलता है ये निकलता है हमारे अमाशय भित्ति से। तीसरा वाला हो जाएगा राइट आंसर।
इसके बाद 16वां प्रश्न आप सभी लोग के सामने, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। तो जब आप लोग को ये पता होगा कि कौन सी 3 जठर ग्रंथियां होती हैं, तो उन तीनों के अलावा जो रहेगी वो हो जाएगी हमारी जठर ग्रंथि नहीं रहेगी। तो जठर ग्रंथि के 3 भाग मैंने आप लोग को बता दिए थे, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। ये तीनों तो जठर ग्रंथि के भाग होते हैं। तो बच गया हमारा चौथा वाला, तो यही जठर ग्रंथि का भाग नहीं हो जाएगा। तो चौथा वाला हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला 17वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस प्रश्न को आप लोग रख लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है पीयूष और चौथा है थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको कि हम लीवर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दीदी आपने बता दिया हमें यकृत और एग्जाम में तो लीवर आया था, हम गलत करके चले आए। अरे लीवर सही है, इंग्लिश में हम लीवर और हिंदी में यकृत बोलते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है आप लोग के सामने, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है। अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, लेकिन तब आपका ये गलत हो जाएगा। पित्त का निर्माण जो होता है ये होता है यकृत में। इसे आप लोग याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। सबसे पहला है टाइलिन, हाँ ये तो पाया जाता है। दूसरा है लाइसोजाइम, ये भी पाया जाता है, बट पेप्सिन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, दोनों टाइलिन एवं लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है कि हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, और लाइसोजाइम क्या करता है कि जो कीटाणु होते हैं उन्हें मारने का काम करता है। इसके बाद 20वां प्रश्न है आप लोग के सामने, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। सबसे पहला है लार ग्रंथियों से, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय से, तीसरा जठर ग्रंथियों से और चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा जठर ग्रंथियों से होता है रेनिन का स्राव। इसे आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद 21वां प्रश्न है, पित्तरस की रासायनिक प्रकृति क्या है। कुछ लोग को तो लगता है कि जो पित्तरस है हमारा, कुछ लोग को लगता है कि जो हमारा पित्त रस है इसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय है, लेकिन उनका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पित्त रस की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। तो चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन ... पाचन में सहायता करता है। मतलब कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है। सबसे पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम कहाँ और कैसे किस पे क्रिया करता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन पर, दूसरा कार्बोहाइड्रेट पर, तीसरा वसा पर और चौथा लवणों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। इसके बाद 24वां प्रश्न है हमारे सामने, अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटीन के, दूसरा प्रोटीन एवं वसा के, तीसरा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, चौथा है ये सभी।
तो जो अग्नाशयिक रस सहायता करता है, ये सहायता करता है प्रोटीन के पाचन में भी, प्रोटीन और वसा के पाचन में भी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी। इसके बाद 25वां प्रश्न है आप लोग के सामने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है मंड और चौथा है खनिज लवण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, मंड जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। इसके बाद 26वां प्रश्न है, आंतरीय रस का स्रावण होता है। आंतरीय रस का स्रावण कहाँ से होता है? तो सबसे पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीकम के द्वारा होता है आंतरीय रस का स्रावण। दूसरा है पाइलोरी ग्रंथि द्वारा, बिल्कुल नहीं। तीसरा है लीवर कुहन की दरारों द्वारा, ये भी नहीं। चौथा है ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा, तो ये भी नहीं। सीकम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद 27वां प्रश्न है, जठर रस में कौन नहीं पाया जाता? तो जठर रस में पेप्सिन तो पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है, जठर लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन हमारा नहीं पाया जाता। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद 28वां प्रश्न है आप लोग के सामने, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब जठर रस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसका मेन काम क्या है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय रखना, निष्क्रिय प्रोनेनिन को सक्रिय करना और डी है उपरोक्त सभी। तो इन सभी कामों को करता है जठर रस, तो चौथा वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? मुख गुहिका में, ग्रास नली में, आमाशय में या फिर आंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में होता है प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, बाहर शोर हो रहा है, बट फिर भी मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग के लिए कंटेंट तो लाना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उन सभी आवाज़ों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, वो कौन सा एंजाइम है? सबसे पहला है हमारे पास सुक्रेज, तो यही वाला तो सही आंसर हो गया। इसके बाद 31वां प्रश्न है आप लोग के सामने, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? इसको आप लोग कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। सबसे पहला है हमारे पास डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है एटीपी और चौथा है क्लोरोफिल। तो ऊर्जा की मुद्रा है हमारी एटीपी। इसके बाद 32वां प्रश्न है, कि श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? दूसरा है ऑक्सी श्वसन से, दूसरा है अनऑक्सी श्वसन से, तीसरा है किण्वन से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज होती है ना, ये होती है हमारी ऑक्सी श्वसन से। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद 33वां प्रश्न है, अल्कोहल। अल्कोहल को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का निर्माण होता है किसमें? ऑक्सी श्वसन में, किण्वन में, ग्लाइकोलाइसिस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, किण्वन में। देखिए लगभग आधी वीडियो हमारी एंड हो चुकी है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख करके आप लोग को करवा रही हूँ मैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, अंतःप्रद्रवी जालिका में नहीं, कोशिका द्रव्य में हाँ। इसके बाद 35वां प्रश्न है आप लोग के सामने,
ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? सबसे पहला है 2, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ना सीधे सीधे हमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। इसके बाद अगला 36वां प्रश्न है आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी आया था। मेरा तो आज ही एग्जाम था, मैं दे करके आ रही हूँ तो आप लोग में भी आ सकता है। सबसे पहला प्रश्न है गोल्जी कॉय की गुहा, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य और चौथा है अंडरपदवी जालिका की गुहा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। आप लोग इसे याद रखेंगे, न सिर्फ आपकी बोर्ड एग्जाम में, अगर आप 12th में भी बायोलॉजी लेकर के पढ़ोगे या अगर आगे आप पढ़ोगे तो भी आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 37वां प्रश्न है आप लोग के सामने। रंध्र का संबंध होता है। रंध्र आप लोग को पता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी लीफ है, तो इसमें ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मान लीजिए छिद्र को मैं अलग कलर से दिखा दे रही हूँ, आप लोग को हल्का हल्का दिख रहा होगा ना, येलो येलो कलर से मैं इसके छिद्र को बना दे रही हूँ। तो ये जो पत्तियां होती हैं, आप लोग देखोगे कोई भी पत्ती ले करके तो उसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र की तरह मतलब छेद पाया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा हल्का हल्का करके। तो ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? परासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। वाष्पोत्सर्जन के लिए ये सहायक होता है, मतलब कि इसमें से बबल्स निकलते हैं। इसके बाद अगला 38वां प्रश्न है। रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। ये द्वारा नहीं, द्वार रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती, ये इरेज नहीं हो पा रहा यार। अच्छा ठीक है, मैं इसको ना ऐसे कर देती हूँ। रंध्र में रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या, अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, रुको मैं फिर से इसको राइट कर देती हूँ ना, आगे में से गलत हो जा रहा है। रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। कितनी होती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो रंध्र में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में 2 होती हैं। इसके बाद 39वां प्रश्न आप सभी लोग के सामने। बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा, सारे प्रश्नों को मैं करवा दूंगी और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को प्यास व्यास लग रही है तो पानी वानी ले लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख करके ही जाइएगा। श्वास नली की लंबाई फुफ्फुस गुहा में भारी तरल का क्या कार्य है या कितने होते हैं? यहाँ पे भी ये गलत हो गया, बीच में मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें प्रश्न रहेगा कि श्वास नली की लंबाई कहाँ रहेगा, कितनी होती है? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग के सामने 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 से 12 सेंटीमीटर या चौथा है 20 से 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला 10 से 20 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला 40वां प्रश्न है आप लोग के सामने। मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है, क्या होती है? सी आकार की उपास्थि, ओ आकार की उपास्थि, सी आकार की अस्थि और उपास्थि नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला हमारा, सी आकार की उपास्थि होती है मनुष्य की श्वास नली की दीवार में। इसके बाद 41वां प्रश्न है आप लोग के सामने। फुफ्फुस गुहा में भारी तरल का क्या कार्य है? फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करना, फुफ्फुस आवरण को नम और चिकना बनाना, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी।
जो फुफ्फुस गुहा में भारी तरल होता है ये फेफड़ों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। फुफ्फुस आवरण को नम और चिकना भी बनाता है। फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त भी करता है। इसीलिए उपरोक्त सभी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता होगा हम ह्यूमंस में ऐसे करके 2 फेफड़े होते हैं। अरे वो जो खांसी वाला सिरप आता है ना उसमें भी तो बना रहता है, ये हमारे फेफड़े। तो आंसर तो मैंने आप लोग को इसी में बता दिया। इसको मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और सभी लोग को बताना है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दे वैसे ही चले जाएं। तुरंत अभी वीडियोस को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं और उसके बाद मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोग ने जवाब दे दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। हमारे शरीर में ना 2 फेफड़े पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा जो फेफड़ा है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। 3 पिंडों में बटा होता है हमारा दायां वाला। इसके बाद 44वां प्रश्न है आप लोग के सामने, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन इम्पोर्टेंट रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने सबसे पहला वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने नहीं, स्टीफन हिल्स ने नहीं, लैंड स्टीमर ने नहीं, विलियम हार्वे ने किया था। यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया, आप लोग नोट डाउन करते चलिए वरना आप लोग बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा आपको। दोबारा आपको वीडियोस देखनी पड़ जाएंगी, कुछ भी नहीं याद होने वाला। और अगर बहुत चिंता हो रही है कि आप पास नहीं होगे, क्या करना है, तो मेरे चैनल पे जाओ, जितनी भी प्लेलिस्ट क्लास 10th इम्पोर्टेंट के नाम से बनी होगी है सारी देख डालो। बहुत ज़्यादा नहीं है, सुबह बैठोगे शाम को ख़त्म हो जाएगी सारी प्लेलिस्ट, सब देख डालो। कम से कम आपको डर नहीं लगने वाला कि एग्ज़ाम में क्या होगा। और जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ करके जाओगे, एग्ज़ाम में भाई एकदम जलवा काट दोगे, मौज बना करके आओगे। तो अगर डर लग रहा है तो सारी प्लेलिस्ट को देख डालो। लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है कितने दिन? सबसे पहला वाला ही सही हो जाएगा हमारा 120 दिन का। 100 दिन का नहीं, 110 दिन का नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे हमारे। सही हो जाएगा 120 दिन। इसके बाद 47वां प्रश्न है आप लोग के सामने, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाती हैं? शिराएं, महाशिरा, दाया नीला या फिर महाधमनी? तो जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर को हम बोलते हैं प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को बोलते हैं हम शुद्ध रुधिर। इसे शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेकर के जाती है? तो महाधमनी लेकर के जाती है। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, वैसे ऐसे स्फेरिकल का तो आकार का तो नहीं होता, फीस्ट के आकार यानी हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। बट फिर भी आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, तो इसमें कितने चैम्बर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, तो 4 कक्षक हो गए ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सबके पास हार्ट है तो इसी के बारे में जान लो। 72 से 75 बार, सबसे पहला वाला ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 60 से 70 बार नहीं, 72 से 80 बार नहीं, 75 से 78 बार नहीं। ऐसा नहीं करना कि 72 यहाँ पे है तो ये 72 देख के इसको लगा दें, गलत हो जाएगा। 75 यहाँ पे है तो 75 देख के इसको लगा दें, गलत हो जाएगा।
50वां प्रश्न है आप लोग के सामने, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहाँ से? दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद में, बाएं नीलय में या फिर दाएं नीलय में। तो पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है बाएं आलिंद में। हार्ट के बारे में नहीं पता है, मैंने बहुत ही अच्छे से हार्ट के बारे में बता करके रखा है। थंबनेल आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं बनी हूँ। ओह सॉरी, ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आप लोग जा कर के देखोगे मेरा हार्ट वाला, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बनी हुई हूँ उस वाले थंबनेल पे। और क्या है कि यहाँ पे ऐसा वाला एक हार्ट बना हुआ है और एक रियल हार्ट बना हुआ है, एक गलत और एक सही का सिंबल लगा हुआ है। तो आप लोग वो वाला वीडियो जा कर के देख लो, सर्च कर लो हार्ट बाय स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा, आप लोग के सामने आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, बाएं आलिंद में। इसके बाद एक 51 प्रश्न है आप लोग के सामने, दाएं नीलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो अशुद्ध रुधिर जाता है हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाने के बाद इधर होती है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया, और फिर ब्लड हमारा प्योर हो जाता है। आहार नाल में नहीं, हृदय में नहीं, त्वचा में नहीं। हृदय में आप लोग कंफ्यूजन में मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। सही है हमारा फेफड़ों में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है कहाँ पे? मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि फेफड़ों में। हृदय में नहीं, शरीर की अग्र एवं पश्चिम महाधमनी में नहीं, दाएं आलिंद में नहीं। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से, बाएं नीलय से या फिर दाएं नीलय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं नीलय से। रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक लगा करके रख लो, और सिर्फ रख नहीं लो, इन सब क्वेश्चंस को रट लो, याद कर लो, एग्जाम में यही आएंगे। बैरोमीटर का, फोटोमीटर का, थर्मामीटर का या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का? तो स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद 55 प्रश्न है हमारे सामने, शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में या फिर फुफ्फुस शिरा में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, फुफ्फुस शिरा में। इसके बाद 56वां प्रश्न है आप लोग के सामने। लगभग वीडियो हमारा एंड होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि उब गए तो वीडियो को बीच में ही छोड़ करके चले गए। अगर एक नंबर से आप किसी से पीछे रह गए तो टॉपर नहीं बन पाओगे। खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। तने द्वारा नहीं, पत्ती द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं गलत है। जड़ों द्वारा होता है हमारे खनिज लवणों का अवशोषण। पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन के रूप में, वसा के रूप में। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है हमारे सुक्रोज के रूप में। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पादन होता है, क्या होता है? उत्पादन नहीं, उत्सर्जी उत्सर्जी उत्पाद होता है हमारा कौन सा? इरेज नहीं हो रहा है। उत्सर्जी उत्पाद होता है, कौन सा होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरिया। यूरिया क्या होता है कि हम मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। उत्सर्जी का मतलब है बेकार, वेस्ट मटेरियल, जिसकी कि हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 60 वाला प्रश्न है आप लोग के सामने। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। तो इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा वृक्क।
ये भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रख लेंगे इसको आप लोग। वृक्क बना होता है किस चीज से? मूत्रवाहिनियों से, मालपीघ्य नलिकाओं से, नेफ्रॉन से या फिर शुक्रजनक नलिकाओं से। तो ऐसा नहीं करना कि मूत्र का उसमें से निकलता है तो हम लोग वृक्क लगा दें मूत्रवाहिनियों से बना है, नहीं, वृक्क बना है नेफ्रॉन से, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 62 प्रश्न है आप लोग के सामने। बोमेन संपुट किसका भाग है? यकृत वाहिनी का, सभी उत्सर्जक नलिकाओं का, वृक्क नलिका का या फिर सभी शुक्रजनक नलिकाओं का? तो बोमेन संपुट भाग है हमारा वृक्क नलिका का। इसके बाद 63 प्रश्न है। केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? यकृत में, रुधिर में, आमाशय में या फिर बोमेन संपुट में? तो केशिका गुच्छ पाया जाता है बोमेन संपुट में। 64 प्रश्न है। यकृत संश्लेषित करता है, संश्लेषित का अर्थ होता है बनाना। यकृत क्या बनाता है? शर्करा, रुधिर, यूरिया या फिर प्रोटीन? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, यूरिया। इसके बाद 65 प्रश्न है। बिंदुस्राव परिणाम है। बिंदुस्राव किसका परिणाम है? विसरण का, परासरण का, वाष्पोत्सर्जन का या फिर मूलदाब का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, मूलदाब का। इसके बाद 66 प्रश्न है आप लोग के सामने। बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जल रंध्र के द्वारा, मूलडोम के द्वारा या फिर पुष्प कलिकाओं के द्वारा? तो बिंदुस्राव होता है हमारे जल रंध्रों के द्वारा। इसके बाद 67 प्रश्न है। पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पादन का उदाहरण क्या है? मतलब कि पादपों में ऐसा क्या होता है जो कि जलीय अपशिष्ट उत्पादन होता है? अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार, वेस्ट मटेरियल, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। रबर, लौंग का तेल, गोंद या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जैसे कि जो पेड़ होते हैं उनमें गोंद निकलता है, लौंग का तेल, रबर, हम लोग इसे अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन पौधों के लिए वो वेस्ट मटेरियल होता है। चमड़े के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? टेनिन का उपयोग किया जाता है चमड़े के शोधन में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ वाला, अग्र मस्तिष्क। क्या है हमारा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद 70 प्रश्न है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, समझने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, अग्र मस्तिष्क जो है ये सोचने, समझने और याद रखने तीनों की क्षमताओं के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क किस पदार्थ का बना होता है? क्या आपका दिमाग हड्डियों का बना होता है या फिर मांसपेशी का बना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर होता है तंत्रिका कोशिका का? तो मस्तिष्क हमारा बना होता है तंत्रिका कोशिका से। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो? तो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो लगभग 1.5 किलो का होता है। इसके बाद अगला 74 प्रश्न है आप लोग के सामने। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क होता है। वीडियो लगभग खत्म होने की कैटेगरी में है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि छोड़ करके चले जाए, पता नहीं दीदी कितना क्वेश्चन करवाने वाली हैं। अरे तो पढ़ना पड़ेगा आप लोग के, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना आपके।
मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि और श्रवण से संबंधित है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब वाला मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो हमारे मस्तिष्क में होते हैं 2 गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 77 प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क को कौन सा तरल पदार्थ सुरक्षित रखता है? रक्त, लसिका, मस्तिष्क में रुद्रव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है मस्तिष्क में रुद्रव। आप लोग याद रखेंगे मस्तिष्क इसमें भी है, मस्तिष्क इसमें भी है। मस्तिष्क के रोगों को क्या कहा जाता है? हृदय रोग। अरे भाई, मस्तिष्क का रोग है तो हृदय रोग क्यों कहलाएगा? मस्तिष्क रोग नहीं, उपरोक्त सभी। अब सब कैसे कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र का रोग। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मानव हृदय किस पदार्थ का बना होता है? क्या आपका दिल हड्डी का बना होता है या फिर मांसपेशी का या फिर वसा का या फिर रक्त का? तो आपका दिल बना होता है मांसपेशियों से। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना, शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना या फिर शरीर को सहारा देना। तो हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना। हृदय कितने चैम्बरों से बना होता है? मैंने आप लोग को पहले बता दिया ना कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये आप लोग बस याद हो जाए इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ आकृति, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये होता है हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। हृदय धड़कन की दर क्या होती है? 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 80 से 120 धड़कन प्रति मिनट, 100 से 140 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। हृदय धड़कन को क्या कहा जाता है? श्वसन? नहीं, श्वसन तो सांस लेने को कहते हैं ना। पाचन तो भोजन पचाने को कहते हैं। उत्सर्जन तो बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब वाला परिसंचरण। हृदय का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है? आलिंद, निलय, धमनी या फिर शिरा? तो निलय होता है हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हृदय का पार्ट। रक्तचाप क्या मापता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त वाहिकाओं की दरारों पर रक्त के दबाव को या फिर रक्त का तापमान। तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के दबाव को मापता है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? अधिक खाना, कम व्यायाम करना, धूम्रपान करना। अरे इन सभी कारणों से हृदय रोग होता है। तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने। हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है? क्षतिग्रस्त हृदय को नए हृदय से बदलना या फिर क्षतिग्रस्त हृदय की मरम्मत करना या फिर हृदय की धड़कन को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना या फिर हृदय को बड़ा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला क्षतिग्रस्त हृदय को नए हृदय से बदलना। हृदय रोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये सभी। तो ये हो गया मेरा पूरा वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।
तो बस आज की ये वीडियो इतनी ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।